हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। हाउ आर यू ऑल डूइंग? आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीगल करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2022। ये है पार्ट 1। 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 आज हम डिस्कस करेंगे, बाकी पार्ट्स भी मैं डाल दूंगी। तो जनवरी टू मई तक के हम करंट अफेयर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जनवरी टू मई 2022 आपके जून जुलाई अगस्त के भी मैं अपलोड कर दूंगी बहुत ही जल्दी। ठीक है, सितंबर के पहले अपलोड कर दूंगी बिकॉज इसका मटेरियल रेडी कर दिया है मैंने, तो मैं ये जल्दी कर रही हूँ। बाकी के भी मैं बिल्कुल टाइम से कर दूंगी, प्रॉमिस रहा मेरा आपसे, राइट। बट उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा बिकॉज आपकी कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन बनता है कि मैं जल्दी जल्दी से काम कंप्लीट करूँ, राइट। तो ये वाले जो करंट अफेयर्स हैं, लीगल करंट अफेयर्स, ये किसके लिए बेनिफिशियल है? अगर आप कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देखिए अगर आप क्लैट LLB के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये आपके करंट अफेयर सेक्शन में भी हेल्प करेगा एंड एज वेल एज लीगल रीजनिंग के सेक्शन में हेल्प करेगा। अगर आप 2022 का पेपर उठाकर देखते हो तो 2021 के लेक्चर्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं करंट अफेयर्स में भी, एज वेल एज लीगल रीजनिंग का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो आपको यहाँ पर मिलेगा वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। क्लैट LLB के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। अगेन 2021 का पेपर उठा लीजिए, चाहे 2022 का पेपर उठा लीजिए, मेरे वीडियोस में से, मेरे लेक्चर्स में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं। चाहे आप ALET LLB की तैयारी करें जो कि NLU दिल्ली का एग्जाम है, चाहे आप LLB की तैयारी करें, चाहे LLM की, ये वीडियोस आपको हेल्प करेंगी। अगेन उसके बाद चाहे स्लैट की प्रिपरेशन करें जिसके अंदर PI वैट और आपके MCQ बेस्ड पेपर क्वेश्चंस आते हैं, बहुत हेल्प करेगा। NLSAT की प्रिपरेशन करें जो कि NLSIU बैंगलोर का एग्जाम है। AIAT की करें जो SLS पुणे का 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम है। MHCT की तैयारी करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तैयारी करें, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, पंजाब यूनिवर्सिटी, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है, ये वाली जो वीडियो है आपको हेल्प करेगी। ये सीरीज आपको अच्छे से देखनी चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको आते हैं इन वाली वीडियोस में से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. सबसे पहले माइक्रो लोन ऐप केस के बारे में बात करेंगे। माइक्रो लोन ऐप केस जो है, इसमें कहा जा रहा है कि ये चाइना से जो ये ऐप्स हैं ये ऑपरेट करे जा रहे हैं, चाइना में बैठे हुए लोग ऑपरेट कर रहे हैं इसके अंदर। इसमें स्मॉल अमाउंट्स के लोन दिए जाते हैं एंड फिर लोगों को टॉर्चर या थ्रेट किया जाता है। बेसिकली क्या किया जाता है इसके अंदर, ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है, अगर आप ये डाउनलोड करोगे तो आपको अराउंड 40,000, 15,000, 20,000 इतने तक का बहुत ही छोटी छोटी अमाउंट का लोन दे दिया जाएगा। एंड उसके बाद जब ये ऐप डाउनलोड करते हो तो वो असेस लेते थे आपकी फोटोग्राफ्स का और आपकी इन्फॉर्मेशन का, जो कि आपके फ़ोन में आप जहाँ पे भी आप डाउनलोड करो वहाँ पे ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं एंड फिर आपको ये लोग थ्रेट करते हैं उससे, उसको लेकर के एंड आपसे पैसे मांगते हैं। बहुत सारे लोगों ने इन्हीं केस के अंदर फंस कर, मतलब ये ऐप में पैसे लेकर बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुए तो उन्होंने सुसाइड भी कमिट कर लिया एंड तभी ये लाइमलाइट पे आया केस। तो चाइना में ये बैठे हैं सस्पेक्ट्स और ऑपरेट कर रहे हैं ये, और इसके अंदर इंडियन नेशनल्स भी इन्वॉल्व है जो उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो ईडी जो कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, जो कि देखता है कि अगर कोई गलत काम कर कर पैसे कमा रहा है, इलीगल काम कर कर कोई पैसे कमा रहा है, तो ईडी जो है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो उन्होंने सर्च कंडक्ट करी है और इसके अंदर आपको माइक्रो लोन आप केस के अंदर याद रखना है कि ये डाटा जो है उसको असेस कर लेते हैं और फिर थ्रेट करते हैं और फिर उसमें ये लोग पैसे मांगते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, थ्रेट कर कर पैसे मांगते हैं, राइट। और ये चाइना से ऑपरेट करेंगे। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। 30th सदर्न जोनल साउथ का जो जोनल काउंसिल मीटिंग हुआ वो कोवलन केरला में हुआ एंड उसके अंदर द हिंदू के अंदर आर्टिकल के नीचे ये वाला जो डाटा था वो दिया हुआ था जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनकॉर्ड क्या है? देखिए एनकॉर्ड के अंदर वर्ड है नारकोटिक्स। तो नारकोटिक्स क्या होते हैं? नारकोटिक्स आर ड्रग्स। नारकोटिक्स क्या होते हैं? ड्रग्स। तो यहाँ पे ड्रग्स को क्या लॉ इन्फोर्स करने के लिए ये एजेंसी, ये सेंटर बनाया गया जिसका नाम है नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर, एनकॉर्ड। तो ये स्टेट लेवल पे बनाया गया और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मतलब ग्रास रूट लेवल पे ये लॉ इन्फोर्समेंट की बात करता है। कब बनाया गया? 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये बनाया था, राइट। तो इसमें बोला गया कि आप इसको ये एनकॉर्ड का जो है उसकी रेगुलर मीटिंग्स करो और जो ये ड्रग का लॉ है उसको इन्फोर्स करा जाए हर लेवल पर, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर। तो ये आपको याद रखना है।
उसके बाद बात करते हैं नालसा की। तो नालसा की हमारे लिए फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो ये कौन से एक्ट के अंदर बना? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी आपका आया लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 में। ये वाला पॉइंट आप नोट करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये क्या करता है? ये लीगल फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो इसके अंदर बेसिकली नंबर ऑफ लॉयर्स होते हैं जो नालसा जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अंदर होते हैं, और ये वाले लॉयर्स जो होते हैं वो केसेस लेते हैं जो पुअर लोग हैं, जो फीस नहीं पे कर पाते बट उनको लॉयर चाहिए। तो ये जो है गवर्नमेंट जो है इनकी फीस पे करती है एंड वो लॉयर्स जो है वहां से उनका केस फाइट करते हैं, राइट। तो नालसा ये है। उसके अंदर अब जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, अगर आपको नहीं पता हमारी न्यू प्रेसिडेंट का नेम क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने अपॉइंट किया जस्टिस दीवा चंद्रचूड़ को एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। तो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बनता है? एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो सुप्रीम कोर्ट के सेकंड सीनियर मोस्ट जज होते हैं, देखिए सीनियर मोस्ट जज तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, सेकंड सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं वो बनते हैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनको सीजीआई भी बोलते हैं शॉर्ट में, वो पैटर्न इन चीफ बनते हैं नालसा के। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर। उसके बाद बैन ऑन कन्वर्जन थेरेपी। तो कन्वर्जन थेरेपी बेसिकली क्या है? तो जो LGBTQIA+ कम्युनिटी है उसकी कन्वर्जन थेरेपी क्यों होती है? देखिए कन्वर्जन थेरेपी में सबसे पहले तो जो लेस्बियन, गे, जेंडर, जो ये बाइसेक्सुअल होते हैं, ये बहुत बार माना जाता है कि ये मेंटल इश्यूज हैं या फिर ये एक डिजीज है, ठीक है ना, और फिर इसका क्योर भी माना जाता है, जो कि गलत बात है, क्योंकि जो ये कन्वर्जन थेरेपी है इसके अंदर इनको शॉक दिया जाता है, इनको ड्रग्स दिए जाते हैं, मारा जाता है कि ये जो इनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो चेंज हो जाए। तो अब जो है ये नहीं कर सकते, क्योंकि नेशनल मेडिकल कमीशन, तो नेशनल मेडिकल कमीशन जो है वो एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है जो डॉक्टर्स के लिए, मेडिकल प्रोफेशनल्स की रेगुलेटरी बॉडी है, ये नोट करेंगे आप। एंड इन्होंने स्टेट मेडिकल काउंसिल्स को लिख दिया है कि जो कन्वर्जन थेरेपी है वो बैन हो चुकी है एंड ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, अगर ये कोई करता हुआ पाया जाएगा डॉक्टर तो उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। एंड ये ब्रीच है किसका? इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट्स एथिक्स रेगुलेशन 2022 का। तो ये वाला लॉ क्यों लेकर आ गए ये अभी हम थोड़ी देर में डिटेल में पढ़ेंगे। बट कन्वर्जन थेरेपी क्या होती है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इंटरवेंट मतलब चेंज करने की कोशिश करना किसी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे अमेरिकन एकेडमी ऑफ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्री जो है वो ऑलरेडी बोल चुका है कि दिस इज नॉट अ डिजीज, ये कोई इशू नहीं है, देयरफॉर इसका कोई क्योर भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर ये लॉ क्यों लेकर आया गया, क्यों लगाया गया बैन? क्योंकि जस्टिस एन आनंद वेंकटेश, ये नाम आप नोट करेंगे, 2021 में जस्टिस एन आनंद वेंकटेश जो कि मद्रास हाईकोर्ट के जज हैं, उन्होंने एक जजमेंट दी जहां पर सबसे पहले केस क्या था, उनके पास दो लड़कियां आई जो प्रोटेक्शन मांग रही थी अपने पेरेंट्स से कि हम साथ रहना चाहते हैं, हम लेस्बियंस हैं और हमारे पेरेंट्स हमें साथ नहीं रहने दे रहे। तो ये जो जज हैं जस्टिस एन आनंद वेंकटेश, उन्होंने कहा कि मुझे इस कम्युनिटी के बारे में और जानना है क्योंकि मुझे खुद इनके बारे में नहीं पता है। तो इन्होंने साइकेट्रिस्ट से बात करी, बहुत सारी इनके कम्युनिटी के लोगों से बात करी एंड देयरफॉर इन्होंने जजमेंट दी जिसके अंदर कहा गया कि जो ऐसे लोग हैं पुलिस इनकी जो ये कम्युनिटी है इनकी प्रोटेक्शन करेगी। एंड वहीं पर उन्होंने नेशनल मेडिकल कमीशन को कहा कि आप इंश्योर करोगे इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी और ये भी इंश्योर करोगे कोई भी मेडिकली इनको क्योर या इनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन चेंज करने की कोशिश ना करे। देयरफॉर कन्वर्जन थेरेपी को बैन कर दिया नेशनल मेडिकल काउंसिल ने इसी जजमेंट की वजह से। तो ये आप नोट करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में कौन से लॉज हैं जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स को सेफगार्ड करने के लिए बनाया गया। ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रूल्स 2020 एंड द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। केरला लोकायुक्ता की कंट्रोवर्सी क्या है? देखिए लोकायुक्ता क्या होता है? लोकायुक्ता वो होता है जो करप्शन के चार्जेस होते हैं, एलिगेशंस होते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, पब्लिक फंक्शनरीज के अगेंस्ट, वो देखता है, उनको इन्वेस्टिगेट करता है, वो रिलेटेड मैटर्स के अंदर इंक्वायरी करते हैं, इनको ऑबर्ड्समैन भी बोलते हैं। तो जो लोकायुक्ता है केरला के अंदर कहा गया कि अगर चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट वो कोई डिसीजन देते हैं, जो चीफ मिनिस्टर है स्टेट का उसके अगेंस्ट डिसीजन देते हैं, तो पहले जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी वो गवर्नर हुआ करती थी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो थी वो गवर्नर हुआ करती थी, बट उन्होंने अब लॉ लेकर आए हैं जो चेंज कर दिए। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट डिसीजन देता है लोकायुक्ता, उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली बना लिया है, ठीक है ना। इन द केस ऑफ एनी अनफेवरेबल डिसीजन फ्रॉम द लोकायुक्ता अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल नाउ बी लेजिस्लेटिव असेंबली इंस्टेड ऑफ गवर्नर। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, सबसे पहले कौन सी स्टेट में हुआ, पहले अथॉरिटी किसके पास होती थी और अब अथॉरिटी किसके पास होगी, राइट। अगर हम लोकपाल और लोकायुक्ता के बारे में और पढ़े तो सबसे पहले ये टर्म जो थी
थी वो यूज करी गई 1966 में। मोरारी देसाई जो थे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के हेड थे और उन्होंने ये टर्म यूज करी थी। 1968 में पहली बार लोकसभा में ये बिल आया कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो करप्शन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करे। एंड फाइनली अन्ना हजारे ने प्रोटेस्ट करी तो 2013 में लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 आया। लोकपाल का जो बिल है, लोकपाल जो है वो यूनियन में अपॉइंट होता है, लोकपाल फॉर द यूनियन है ये इस्टेब्लिशमेंट, और लोकायुक्ता स्टेट के अंदर होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद हेमंत सोरेन की बात करते हैं। हेमंत सोरेन कौन है? सीएम है झारखंड के। इनके अगेंस्ट एलिगेशन है कि इन्होंने एक माइनिंग लीज अपने नाम करी है जो कि वो नहीं कर सकते बिकॉज वो सीएम है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं। तो ये वायलेशन है सेक्शन 9A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951। आपको ये याद रखना है, ये वाला पॉइंटर ही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। उसके बाद साइप्रस पी मिस्ट्री जो कि फॉर्मर चेयरपर्सन है टाटा सन्स के, उनकी डेथ हो गई। और जैसे ही कार क्रैश में उनकी डेथ हुई तो क्वेश्चन उठा कि क्या पैसेंजर्स जो रियर सीट पे बैठे हैं, मतलब जो बैक सीट पे बैठे हैं, उनके लिए बेल्ट कंपलसरी है, सीट बेल्ट। तो सीट बेल्ट इन्वेंट किसने करी थी? इसको 3 पॉइंट सीट कहा जाता है। 3 पॉइंट से जो ये है ये बेल्ट बनती है, कहीं यू बना के ऐसे लगते हैं और बीच में हम फिट हो जाते हैं। तो ये इंजीनियर ये बनाई थी नील्स इवार बोहेन ने, और ये बोहेलिन ने, और ये पहली बार वॉल्वो की कार में लगी थी 1959 के अंदर। ये क्या करती है? ये जो पैसेंजर है उसको इंडिया इज अ लो कॉस्ट रिस्ट्रेंट सिस्टम दैट प्रिवेंट्स ऑक्यूपेंट्स ऑफ अ व्हीकल फ्रॉम बीइंग थ्रोन फॉरवर्ड इन क्रैश। अगर गाड़ी हिट करती है तो एकदम से जो पैसेंजर है वो बिल्कुल आगे हिट होता है, एंड अगर उसको नहीं रोका गया वो कार से बाहर भी जा सकता है और आगे जो चीज़ है उसमें हिट करके वो उसको इंजरी हो सकती है। बट अगर बेल्ट लगाई हुई तो वो वहीं पे उसको रोक लेती है। तो ये सिस्टम है। अब क्या इंडिया में रेयर सीट बेल्ट, मतलब जो पैसेंजर्स रेयर सीट पे बैठे हैं उनको बेल्ट लगाना कंपलसरी है? यस, ये कंपलसरी है। मोटर व्हीकल्स एक्ट 2019 का जो सेक्शन 194B है वो कहता है कि whoever drives a motor vehicle without wearing a safety belt or carries passenger not wearing seat belt shall be punishable with the fine। तो यहाँ पे बैक सीट फ्रंट सीट कुछ नहीं लिखा हुआ, उनमें कहा हुआ है कि जो ड्राइवर और उसके जो पैसेंजर्स है अगर वो सीट बेल्ट नहीं डालेंगे तो रुपीज फाइन देना पड़ेगा। राइट, ये कहता है सेक्शन 194B ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट 2019। नोट कर लीजिए। अभी फरवरी 11 को 2022 के अंदर एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाली थी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में। उसमें कहा गया था कि M1 कैटेगरी के जो व्हीकल्स हैं, M1 कैटेगरी के व्हीकल्स कौन से होते हैं? जिसके अंदर 8 सीट होती है इन एडिशन टू ड्राइवर सीट, उसके अंदर जो है सीट बेल्ट कंपलसरी होंगी। ठीक है ना। रिसेंटली अब कहा जा रहा है इस एक्सीडेंट के बाद कि अभी जो है जो अलार्म बजता है, सीट बेल्ट रिमाइंडर्स जो होते हैं वो सिर्फ फ्रंट सीट के लिए बजते हैं, शायद अब ये कंपलसरी हो जाएगा रेयर सीट्स के लिए भी। एंड नॉट ओनली मोटर व्हीकल्स एक्ट बल्कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स जो हैं वो भी कंपलसरी करते हैं वेयरिंग ऑफ सीट बेल्ट्स सबके लिए, जो पैसेंजर्स बैक सीट पे बैठे हैं उनके लिए भी और फ्रंट सीट वालों के लिए भी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो 2021 की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 56% ऑफ जो एक्सीडेंट्स इंडिया में होते हैं वो ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? अरेस्ट क्यों करते हैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या है इस वर्ड का? तो इसके अंदर जो पुलिस है वो एम्पावर्ड है टू मेक प्रिवेंटिव अरेस्ट इफ दे बिलीव दे मस्ट डू सो टू प्रिवेंट द कमिशन ऑफ एन कोग्निजेबल ऑफेंस। मतलब उनको पता है कि ये जो पर्सन है ये कुछ बड़ा ऑफेंस कमिट कर सकता है तो हमें इसको अरेस्ट कर लेना चाहिए ताकि वो जो ऑफेंस है वो प्रिवेंट हो जाए। तो ये क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन अरेस्ट कहाँ पर हुई है? तमिलनाडु के अंदर सबसे ज्यादा अरेस्ट हुई है प्रिवेंटिव डिटेंशन, उसके बाद तेलंगाना और उसके बाद गुजरात। तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा, स्टेट्स के अंदर सबसे ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन अरेस्ट तमिलनाडु में हुई है। यूनियन टेरिटरीज के अंदर सबसे ज्यादा अरेस्ट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हुई है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि 2 MPs निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी जो थे उन्होंने फोर्सफुली अपना जो प्लेन था उसको टेक ऑफ करवाने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से परमिशन ली, जो कि अलाउड नहीं है। सनसेट के पास जो है टेक ऑफ यहाँ से दियोघर एयरपोर्ट से झारखंड में अलाउड नहीं है, बट इन्होंने फोर्सफुली ये परमिशन ली। तो ये वाला जो टाइटल है इसके अंदर ही सब कुछ पता चल जाता है, इन दोनों के नाम कौन सी जगह से आपको पता होना चाहिए कि ये इन्होंने फोर्सफुली करा। तो इनके अगेंस्ट FIR लॉन्च कर दी गई। एंड जो बात है वो है कि सेक्शन 124A सेडिशन का भी एक्ट लगाया गया। जो 124A है वो सस्पेंडेड है, तो ये एक्ट तो यूज ही नहीं कर, ये जो लॉ है इसके अंदर तो FIR कर नहीं सकते थे। नो डाउट दूसरे भी सेक्शंस लगाए गए हैं, बट ये पॉइंट क्योंकि है सेडिशन वाला ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया सेक्शन 124A को, फिर भी पुलिस जो है उसका यूज कर रही है।
अर्शदीप सिंह एक क्रिकेटर हैं। एशिया कप के अंदर इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था और इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच जो था वो ड्रॉप कर दिया। फिर इनका जो पेज है विकिपीडिया पे, वहां पे किसी ने खालिस्तानी को अपडेट कर दिया। इनका खालिस्तानी कौन है? वो लोग जो खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान बना मुस्लिम्स के लिए, वैसे ही सिख के लिए, सिख जो कम्युनिटी है उनके लिए खालिस्तान बनना चाहिए। तो इनको खालिस्तानी टर्म कर दिया गया क्योंकि ये सिंह है, सिख है। तो यहाँ पर फिर जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी है, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, इसको विकिपीडिया को रिमूव करना पड़ेगा। तो कौन से सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट के अंदर ये सेंटर के पास पावर है? किसके पास पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा सेक्शन और किसके पास पावर है कि वो बोल सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी इंटरमीडिएटरी, मतलब किसी भी वेबसाइट को, कि वो ब्लॉक करे असेस टू द पब्लिक ऑफ एनी इंफॉर्मेशन जनरेटेड, ट्रांसमिटेड, रिसीव्ड और स्टोर्ड। कि मतलब ये जो है इसको पब्लिक के आगे नहीं दिखाया जाए, मतलब रिमूव कर दिया जाए। तो सेक्शन 69 ने ये पावर देता है। तो आपको याद रखना है क्रिकेटर का नाम, कौन सा मैच था, कहां पर ये मैच हो रहा था, क्या टर्म यूज करी उनके लिए, और कौन से सेक्शन के थ्रू ये रिमूव या ब्लॉक करवाया जा सकता है इंफॉर्मेशन। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने बैन कर दिए सारे क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स, चाहे वो ग्रीन क्रैकर्स हैं, कोई भी क्रैकर्स हैं दिल्ली में नहीं चल सकते। इनकी प्रोडक्शन, सेल एंड यूज सब कुछ बैन कर दिया 1 जनवरी 2023 तक। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर पैकेज्ड कमोडिटीज। तो पैकेज कमोडिटीज के लिए कुछ चीजें बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, अभी भी मैंडेटरी है, बट कुछ और चीजें ये लोग ऐड करें। कौन सा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स लीगल मेट्रोलॉजी डिवीजन जो है वो ये लेकर आ रही है। और वो क्या चेंज लेकर आ रही है? लीगल मेट्रोलॉजी की पैकेज कमोडिटीज रूल्स जो है उसके अंदर चेंजेस लेकर आई। तो ये दोनों पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, ये वाला भी और ये वाला भी। उसके बाद जो अभी कंपल्सरी है वो है कि मैन्युफैक्चरर का एड्रेस नोट डाउन करना, कंज्यूमर केयर के बारे में बताना, सब कुछ बताना, ये कंट्री ऑफ ओरिजिन, कमोडिटी का नाम, ये सब कुछ बताना कंपल्सरी है। चेंजेस क्या लेकर आ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि नो डाउट हर एक प्रोडक्ट में ना कुछ चीज होती है जिसकी थ्रू वो कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो चीज वो सबसे ऊपर मेंशन करते हैं, बट बाकी सारी कमोडिटीज के बारे में नहीं बताते। तो इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने बोला यूएसपी। यूएसपी को इन्होंने बोला यूनिक सेलिंग पॉइंट इज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिजाइन टू इन्फॉर्म कस्टमर्स अबाउट द superiority of one's own brand or product, listing the USP of a product on the front of the package without disclosing its composition percentage। मतलब चाहे वो थोड़ा सा हो, बट क्योंकि वो अट्रैक्शन पॉइंट बनता है कस्टमर्स के लिए, वो सबसे ज्यादा मेंशन करते हैं। अब इनको एक से ज्यादा कमोडिटी जो सबसे ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट मेजरली उस प्रोडक्ट में है वो इनको बतानी पड़ेगी, ये बोला जा रहा है। अभी ये लॉ नहीं बना है, अभी ये प्रपोजल ही। यूक्रेन से जो मेडिकल स्टूडेंट्स वापस आए थे उनके लिए एमएनसी जो कि नेशनल मेडिकल काउंसिल है, उन्होंने अप्रूव कर दिया कि आप अगर ए यूनिवर्सिटी से यूक्रेन में से आप मेडिकल कोर्स कर रहे थे, ठीक है, तो आप अब यूक्रेन तो वापस जा नहीं सकते। तो यूक्रेन ने क्या प्रोग्राम स्टार्ट किया है? यूक्रेन ने एकेडमिक मोबिलिटी प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसके अंदर वो दूसरी कंट्रीज के मेडिकल कॉलेजेस में अपने स्टूडेंट्स एडजस्ट करवा रहे। तो एनएमसी ने कहा कि ठीक है, आप दूसरे मेडिकल कॉलेज में जो अपनी मेडिकल की पढ़ाई है वो पूरी कर लीजिए, बट आपको ए यूनिवर्सिटी जो यूक्रेन की है वो डिग्री दे देगी तब भी, क्योंकि इवन दो आपने दो अलग अलग कॉलेजेस से पढ़ाई करी है तब भी हम वो रिकॉग्नाइज कर देंगे, क्योंकि ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, नॉर्मली हम ये रिकॉग्नाइज नहीं करते। एनसीआरबी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक्सटॉर्शन मतलब थ्रेट कर कर कुछ भी कहना कि ये करो वो करो, पैसे मांगना जो है, ये केसेस असम में सबसे ज्यादा है। और सेडिशन के जो केसेस है, नागालैंड हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम्स अंडर एक्सटॉर्शन। तो यहाँ पे मैंने असम बोल दिया, ये गलत है। नागालैंड के अंदर सबसे ज्यादा एक्सटॉर्शन के केसेस है, असम के अंदर सबसे ज्यादा सेडिशन के केसेस है। प्लीज ये नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीआरबी की फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। गूगल प्लान्स पायलट ऑन गैम्बलिंग एप्स। तो गैम्बलिंग एप्स जो है वो गूगल लॉन्च करने की सोच रहा है इंडिया के अंदर। क्वेश्चन बनता है कि कौन सी कंपनी जो है वो कह रही है अपना पायलट प्रोजेक्ट लेके आ रही है गैम्बलिंग ऐप लॉन्च करने का, तो आंसर है गूगल। आंध्र प्रदेश के अंदर ये वाला जो न्यूज़ है ये बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से न्यूज़पेपर में आ रहा है, तो मैं चाह रही थी कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर दूं यहाँ पर। तो आंध्र प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जो चाह रही है कि वहाँ पर 3 कैपिटल सिटीज़ हो उनके, ठीक है। नॉर्मली हर स्टेट की एक ही कैपिटल होती है, तो बट ये 3 कैपिटल्स लेकर आ रहे हैं। कहाँ कहाँ पर? सबसे पहले तो स्टेट का नाम याद करना बहुत ज़रूरी है, और फिर एग्जीक्यूटिव कैपिटल विशाखापट्टनम में, लेजिस्लेटिव अमरावती में, जुडिशियल कुरनूल में, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये नोट करना है। और ये स्टेट का नाम भी, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि अगर डिफरेंट स्टेट्स में कैपिटल होगी तो हर
कैपिटल मतलब अगर डिफरेंट रीजन्स के अंदर कैपिटल होगी तो हर रीजन के अंदर डेवलपमेंट हो पाएगी, ये इनका कॉन्सेप्ट है। तो ये पहले तो इन्होंने ये बिल लेकर आए, फिर इन्होंने 2021 के अंदर इस बिल को रिपील कर दिया एंड ये चीज़ हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो गई। तो हाई कोर्ट ने कहा कि आपके पास तो पावर ही नहीं है कि आप जो है ये कैपिटल्स बना सको या बाइफोकेट कर सको, मतलब अलग अलग कर सको, ये पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है। तो ये वाला पॉइंट ऐसे का ऐसा नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। द हाई कोर्ट हेल्ड दैट द स्टेट लेजिस्लेचर लैक्ड द competence to make any legislation or shifting, bifurcating or trifurcating the capital. The court held that Parliament alone is competent to deal with setting up of legislature, executive and judicial organs of the state. कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत ही ज्यादा न्यूज के अंदर आ रही है। मास ग्रेव्स मिली है, मास ग्रेव्स मतलब लोगों को मार कर बरी कर दिया गया। कहाँ पर मिली है? तो बेसिकली यूक्रेन और रशिया की वॉर के अंदर अब बहुत सारी जगह ऐसी है जो यूक्रेन के पास वापस आ गई है, रशिया से उन्होंने रिकैप्चर कर ली है यूक्रेन वालों ने, तो उनको मिली है मास ग्रेव्स, मतलब सिविलियंस भी हैं जो आर्मी से रिलेटेड लोग नहीं है, उनको भी मारा रशिया वालों ने, ऐसा कहा जा रहा है। कहाँ पर है? ये ईजियम के अंदर है, और इससे पहले बूचा के अंदर भी ऐसा सा ही कुछ मैसेकर हुआ था। दोनों ही सिटीज का नाम आपको याद रखना है। न्यू अडॉप्शन रूल्स, तो अडॉप्शन से रिलेटेड न्यू रूल्स आए 2021 के अंदर। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021 आया और उसके अंदर चेंज लेकर आया गया, जिसके अंदर डीएम को पावर दे दी गई अडॉप्शन को अप्रूव करने की। उससे पहले कोर्ट के पास पावर थी, अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब डीएम के पास ये पावर है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अडॉप्शन होती कैसे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक जो पेरेंट है जो अडॉप्शन करना चाहता है वो कारा के साथ मतलब सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के साथ रजिस्टर करता है कि मुझे अडॉप्शन करनी है। तो पेरेंट रजिस्टर करता है, तो ये लोग एक फाइल बना देते हैं, पिटिशन बना देते हैं एंड इन द मीन टाइम ये लोग होम स्टडी रिपोर्ट तैयार करते हैं, मतलब होम चेक कर आते हैं, पेरेंट्स की बैकग्राउंड चेक करते हैं और ये सब कुछ करते हैं। एंड इन द मीन टाइम अगर ये सब कुछ सही होता है तो ये एक चाइल्ड जो है वो रेफर कर देते हैं पेरेंट्स को, और प्री अडॉप्शन भी हो जाती है बच्चे की। एंड इसके बाद प्री अडॉप्शन के बाद इनकी जो अडॉप्शन है वो अप्रूव होती है, जो पहले कोर्ट करता था ना अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा, ठीक है ना। तो ये न्यूज के अंदर था। कारा की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। जो कारा है वो 2015 में लेकर आएगी, किसने बनाया? मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लेकर आई थी। क्यों लेकर आई थी? उससे पहले बहुत ज्यादा करप्शन हो रही थी, ट्रैफिकिंग हो रही थी, बच्चों को बेचा जा रहा था, गलत यूज करा जा रहा था अडॉप्शन के प्रोसीजर का, तो इसलिए कारा लेकर आया गया। और कारा जो है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद मदरसास, तो उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसास जो होते हैं उनकी सर्वे चल रही है। मदरसास क्या होते हैं? जहाँ पे मुस्लिम रिलीजन को पढ़ाया जाता है। ये स्कूल्स जो हैं, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके सर्वे करे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आपको ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कर रहा है? डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स ये सर्वे कर रहे हैं, और एजुकेशन डिपार्टमेंट। क्यों कर रहे हैं सर्वे? वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे मेन स्ट्रीम जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ये सब कुछ पढ़ाया जाए, ठीक है ना। और क्या ये आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है। एमपी फर्स्ट स्टेट टू ड्राफ्ट सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश एक फर्स्ट स्टेट बन रही है जो कि सुसाइड को प्रिवेंट करने के लिए एक स्ट्रैटेजी लेकर आने वाली है। ड्राफ्ट सुसाइड बनाएंगे, ड्राफ्ट सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। इन्होंने इसके लिए टास्क फोर्स भी अपॉइंट करी जिसके अंदर साइकैट्रिस्ट, अकेडमिक्स, रिसर्चर्स, लीगल एक्सपर्ट सब कोई है, और 6 सब कमिटीज भी इन्होंने बनाई है, ये भी नोट कर लीजिए, ठीक है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन 2020 की जो रिपोर्ट है इनकी, उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश थर्ड हाईएस्ट स्टेट रहा है जहाँ पे थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड्स हुई हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज जो है वो इंडियन पोर्ट्स बिल लेकर आ रहा है। ये रिप्लेस करेगा 1908 के एक्ट को। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इंडियन पोर्ट्स बिल आ रहा है, किसको रिप्लेस करेगा? 1908 के एक्ट को, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 12 के आगे 2 लगा दोगे, 212 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। अब ये मेजर और नॉन मेजर पोर्ट्स में फर्क क्या है? जो मेजर पोर्ट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, मतलब यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं, देयरफॉर ये सेंट्रल गवर्नमेंट में के अंडर आते हैं। और जो नॉन मेजर पोर्ट्स हैं वो किसके अंडर आते हैं? वो कॉन्करेंट लिस्ट में, देयरफॉर सेंटर और स्टेट दोनों का ही इसका चलता है, बट स्टेट भी इसकी भी से इसके अंदर रहती है, ठीक है। तो आपको अगर लिस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर सब्जेक्ट्स डिवाइड करे हुए हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन चीज़ों पे लॉ बना सकते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इन चीज़ों पे बना सकते हैं। तो यूनियन लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और जो स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं उस पर स्टेट। और कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी है जिसपे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बना सकते हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती है इसमें।
यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिसकी बैकग्राउंड में आपको समझा देती हूँ। तो आया एमएसडीसी। एमएसडीसी की फुल फॉर्म क्या है? मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। जो मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है, ये कौन से ईयर के अंदर आई? 1997 के अंदर आई। ये कैसे आई? ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू आई। कैसे आई? एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर के थ्रू आई। इसका कॉम्पोजिशन क्या है? इसका कॉम्पोजिशन ये है कि जो इसके चेयरपर्सन है वो यूनियन के जो मिनिस्टर होते हैं शिपिंग के, वो बनते हैं। चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन आप लिख सकते हैं इक्वल टू यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग, ठीक है ना। उसके बाद जो इसके मेंबर्स होते हैं, जो स्टेट के मिनिस्टर्स हैं शिपिंग के, मैरीटाइम के, वो इसके मेंबर्स होते हैं। ये इसकी कॉम्पोजिशन है, ठीक है। अब चेंज क्या लेकर आ रहे हैं इसके अंदर? देखिए, ये जो है ये एडवाइजरी बॉडी है, एपेक्स एडवाइजरी बॉडी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेजर एंड नॉन मेजर पोर्ट्स। ये वाला पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। अब इसके अंदर चेंज क्या लेकर आ रहे हैं? ये जो है ना आपकी जो एमएसडीसी है, इसको ये परमानेंट बॉडी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? परमानेंट बॉडी बना रहे हैं। और स्टैचू मतलब एक एक्ट के अंदर, लॉ के अंदर बोलेंगे कि हाँ ये होनी चाहिए। तो अब स्टेट्स को क्या डर लग रहा है? स्टेट्स को डर लग रहा है कि जो नॉन मेजर पोर्ट्स है जिसके अंदर से है अभी स्टेट्स की, वो भी से खत्म हो जाएगी अगर एमएसडीसी को इतनी पावर दे दी गई। तो इसलिए ये अब कंट्रोवर्शियल इशू बना हुआ है। जो इतने भी एलेट एलएलएम वाले बच्चे हैं उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये वाला पॉइंट जो है करंट अफेयर्स का पॉइंट है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सबसे पहला जो पोर्ट था वो गुजरात के अंदर आया, फर्स्ट प्राइवेट पोर्ट एट पीपावाव विद एपीएम टर्मिनल्स। तो ये सारा जो आपका है ये आपको याद करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स का पॉइंट है बट मैंने कहा कवर कर दे। विंडफॉल टैक्स। तो विंडफॉल गेन पहले समझते क्या होता है। विंडफॉल गेन होता है कि मतलब एकदम से गेन हो जाना, अनएक्सपेक्टेड गेन। एकदम से नहीं, अनएक्सपेक्टेड, कि कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था बट कुछ ऐसा हुआ कि गेन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने एप्पल्स जो थे ₹100 के खरीदे, ठीक है, और उन्होंने वही एप्पल्स 120 के बेचने थे, मतलब ₹20 प्रॉफिट अर्न करना था, ठीक है ना। अब क्या हुआ? बाई चांस एप्पल्स की शॉर्टेज हो गई और जो ये ₹100 के एप्पल थे ये अब हो गए ₹500 के। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना बन गया? 400। बैठे बिठाए 400 प्रॉफिट बन गया, जबकि पहले कितना होना था? ₹20 का प्रॉफिट। तो ये जो 380 का प्रॉफिट है इसको हम विंडफॉल गेन बोल सकते हैं, ठीक है। अब विंडफॉल गेन पे गवर्नमेंट ने क्या किया? विंडफॉल टैक्स लगा दिया कि अब तुम्हें ये प्रॉफिट हुआ है तो हमें भी तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। ये किस पे लगाया? डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स पे लगाया। यहाँ से किसने लगाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया। डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स पे ये विंडफॉल टैक्स लगाया गया है। रेट्रोस्पेक्टिवली लगाया, मतलब एक पिछली डेट से लगाया गया है ये टैक्स, ठीक है। तो ये टैक्स क्यों लगाया गया? क्योंकि रशियन क्रूड ऑयल जो है इंडियन कंपनीज को सस्ते में मिला, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ने उनके साथ उनको बोल दिया कि भाई हम तुम्हारा क्रूड ऑयल तभी खरीदेंगे अगर सस्ते में दोगे। तो इन्होंने सस्ते में क्रूड ऑयल खरीद कर उसकी प्रोसेसिंग कर कर दूसरी कंट्रीज में जहाँ पर बहुत महंगा था क्रूड ऑयल वहाँ पे बेचा, ठीक है। मतलब वहाँ पे डीजल पेट्रोल बेचा एंड देयरफॉर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया। समझ में आ गया? कर्नाटका पास्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल। तो कर्नाटका ने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल जो है वो पास कर दिया। तो ये बिल क्या है? बेसिकली इसको एंटी कन्वर्जन लॉ भी बोलते हैं, ठीक है ना। एंटी कन्वर्जन लॉ क्या है? प्रोहिबिटिंग रिलीजियस कन्वर्जन बाय एनी फ्रॉडुलेंट मीन्स। अगर कोई ए रिलीजन को बिलोंग करता है तो उसको फ्रॉड से बाय फोर्स बी रिलीजन में नहीं कन्वर्ट कर सकते। अगर करते हैं तो इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। तो ऐसा बिल ऐसा लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम कौन सी स्टेट में आया था? उड़ीसा में आया था 1967 में। उसके बाद 1968 में ये मध्य प्रदेश में आया था। अभी ये अदर स्टेट्स विच हैव दीज लॉ कौन कौन सी? अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बासावराज बोमई। ये इंपॉर्टेंट है कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर कौन है, आपको पता होना चाहिए। उन्होंने इन्फॉर्म किया लेजिस्लेटिव असेंबली को कि कन्नड़ जो है, जो कि उनकी लोकल लैंग्वेज है, उसको लीगली मैंडेटरी बना देंगे। तो ये ऐसा क्यों करें? इंक्रीज द यूज ऑफ लैंग्वेज। तो आपको यहाँ पे लिखना है कर्नाटका, अपने नोट्स के अंदर कर्नाटका, कन्नड़ा क्यों लेकर आ रहे हैं? कन्नड़ा को लीगली मैंडेटरी बना देंगे, ठीक है ना। लीगली मैंडेटरी बना देंगे। क्यों बना देंगे? इंक्रीज यूज, इंक्रीज द यूज, ठीक है, इतना लिख लोगे, इंक्रीज द यूज। उसके बाद यहाँ पर कैसे उसको लीगली मैंडेटरी बना रहे हैं? नंबर 1 तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उसको मैंडेटरी कर देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन मैंडेटरी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर ये लोग जो ऑफिशियल फंक्शंस हैं उसके अंदर भी ये इसको कंपलसरी कर देंगे, ठीक है ना। ऑफिशियल फंक्शंस में मतलब इसको यूज करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। कहाँ पर हो रहा है? कर्नाटका।
कर्नाटका की एक और न्यूज है कन्नाडीगा। तो कन्नाडीगा क्या है, कन्नड़ को ही अगेन इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। द कर्नाटका गवर्नमेंट टेबल द कन्नड़ा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट बिल 2022 इन द असेंबली फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन कन्नाडीगास। तो कन्नाडीगास को ये रिजर्वेशन मतलब लैंग्वेज बेस्ड रिजर्वेशन ये प्रोवाइड करेंगे। तो लैंग्वेज बेस्ड रिजर्वेशन के अंदर ये कन्नाडीगा को कैसे डिफाइन कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ पर्सन और एनी और वन हुज पेरेंट्स हैव रिजाइडेड इन कर्नाटका फॉर 15 ईयर्स, एक तो उन्होंने रिजाइड किया होना चाहिए 15 ईयर्स के लिए, ठीक है, प्लस उनको रीडिंग एंड राइटिंग आनी चाहिए, उनको नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग प्लस राइटिंग आनी चाहिए किसकी, कन्नड़ा लैंग्वेज की, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई ये डेफिनेशन के अंदर फॉल करता है कि या तो खुद उनका ये हो या फिर उनके पेरेंट्स का अगर है तो फिर वो कन्नाडीगा होगा। कन्नाडीगा को क्या बेनिफिट मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगी। रिजर्वेशन कहाँ कहाँ मिलेगी, हायर एजुकेशन में मिलेगी, ठीक है, इंसेंटिव्स जो होंगे वो भी मिलेंगे, मतलब लिंकिंग इंसेंटिव्स टू इंडस्ट्रीज। कभी कभी होता है ना कि जैसे कहा हुआ है कि सेमीकंडक्टर का कोई अगर इंडस्ट्री लगाएगा तो उसको गवर्नमेंट इतना बेनिफिट देगी, ये हेल्प करेगी, तो वो हेल्प मिलेगी। लोकल्स को जॉब मतलब जॉब्स के अंदर भी हेल्प मिलेगी, हायर स्टडीज के अंदर, हायर एजुकेशन के अंदर हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे ये प्राइमेसी टू लैंग्वेज दे रहे हैं। कन्नाडीगा को कैसे डिफाइन किया ये हमें पता होना चाहिए। ऑक्सीजन शॉर्टेज डेथ पैनल, तो एक पैनल बना, ठीक है ना, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने एक रिपोर्ट दी है, ठीक है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उनकी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन डेवलपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन ऑफ पैंडेमिक कोविड-19, ठीक है ना, हैज सेड, इन्होंने क्या बोला है कि जो गवर्नमेंट थी उसको पता ही नहीं चला कि इतना ज्यादा कोविड बढ़ भी जाएगा, ये सेकेंड वेव की बात कर रहे हैं, और इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से इन्होंने बोल दिया कि कोई डेथ नहीं हुई है गवर्नमेंट ने, बट एक्चुअल में पता चल ही नहीं सकता बिकॉज ये कोई रीजन ही नहीं कहीं पर लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन की वजह से डेथ हुई। इंस्टेड सबने बोल दिया कोमॉर्बिडीज, मतलब किसी और डिजीज, मतलब उनको कोई और भी प्रॉब्लम थी एंड इवेंचुअली उनको कोविड हो गया इसलिए उनकी डेथ होगी, तो ये रीजन दिया गया है। अब ये जो रिपोर्ट है ये कौन, इसके हेड कौन थे, जो ये कमेटी के हेड थे वो थे राम गोपाल यादव, ये आपको याद रखना है। न्यू ट्राइब्स इंक्लूडेड इन एसटी लिस्ट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आना मैंडेटरी ही है। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है ये 4 कम्युनिटीज को ऐड करना एसटी लिस्ट में, दैट इज शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट के अंदर। सबसे पहले ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, अर्जुन मुंडा, इनका नाम याद करना होगा। कौन कौन सी कमिटीज है, कम्युनिटीज है, हट्टी ट्राइब जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश से, उनको ऐड किया गया है, ठीक है। नारी कोरवन जो एंड कुरी वकरन जो है ये तमिलनाडु की है, ये ऐड करी गई है। भिंजिया ट्राइब जो है छत्तीसगढ़ की, उसको ऐड किया गया है। भिंजिया ट्राइब जो है ये लोग झारखंड और उड़ीसा के अंदर भी हैं, ये लोग ऑलरेडी एसटी में थे झारखंड और उड़ीसा वाले, पर छत्तीसगढ़ वालों को अभी ऐड किया गया है, ये भी याद रखना है आपको। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद और जो है जो गोंड कम्युनिटी है, गोंड कम्युनिटी जो है वो कहाँ पर है, 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी के 13 डिस्ट्रिक्ट्स में, 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी, ठीक है ना, उनको भी, ये पहले एससी के अंदर थे अब नाउ एसटी कम्युनिटी बन गए हैं ये लोग। और इसकी सब कैटेगरीज कौन कौन सी है, धूरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगौंड, ये भी एसटी ही है, 5 कैटेगरीज जो इसकी हैं। और ये साइनोनिम्स दिए गए हैं, मतलब इनके कम्युनिटीज के और नाम भी रखे गए हैं डिफरेंट कम्युनिटीज के, ये भी आपको नोट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनेगा। अब देखते हैं कि एक कम्युनिटी जो है एसटी या एससी कम्युनिटी बनती कैसे है। तो स्टार्ट होता है प्रोसेस स्टेट लेवल से, जौन सी स्टेट के अंदर ये लोग हैं वो स्टेट जो है वो प्रपोजल निकालती है कि भाई इनको ऐड किया जाए या एक्सक्लूड किया जाए एससी या एसटी की लिस्ट में से। द प्रोसेस बिगिंस एट द लेवल ऑफ अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी विद द कंसर्न गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन सीकिंग द एडिशन और एक्सक्लूजन ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी फ्रॉम एससी और एसटी लिस्ट। तो ये हमें याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ पे होता है, किसके लेवल पर होता है, या तो स्टेट या फिर यूटी जहां पर ये है। उसके बाद फाइनल स्टेज होती है वो प्रेसिडेंट की रहती है अंडर आर्टिकल 341 फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड 342 फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है ना, प्रेसिडेंट का एसेंट अप्रूवल जरूरी रहता है। तो उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो रिकमेंडेशन होते हैं, दिस रिकमेंडेशन, इसके ऊपर स्टडी भी करवाई जाती है, कमीशन भी रेकमेंड कर सकता है कि भाई ये कम्युनिटी को ऐड करा जाए, ठीक है। बट इसके बाद ये जो रिकमेंडेशन, जो प्रपोजल होता है टू इंक्लूड और रिमूव एनी कम्युनिटी फ्रॉम द शेड्यूल लिस्ट इज सेंड टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के पास ये जाता है फ्रॉम द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मिनिस्ट्री के पास ये भेजती है, फिर मिनिस्ट्री जो है इसके ऊपर रिसर्च करवाती है, एग्जामिन करती है प्रपोजल को, एंड फिर ये सेंड कर देती है रजिस्ट्रार जनरल
जनरल ऑफ इंडिया को। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जब अप्रूवल कर देता है तो ये प्रपोजल भेजा जाता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट या फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब को, ठीक है। और फिर ये प्रपोजल जो है यूनियन गवर्नमेंट को वापस भेजा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो अपनी इंटर मिनिस्ट्रियल डेलिब्रेशंस के अंदर इंट्रोड्यूस करती है कैबिनेट के अंदर, जो फाइनली इसको अप्रूवल दे देती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्राइटेरिया क्या रहता है, कैसे पता चलेगा कि ये कम्युनिटी जो है ये शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है? उसके लिए प्रिमिटिव ट्रेड्स, डिस्टिंक्टिव कल्चर, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद कम्युनिटी एट लार्ज एंड बैकवर्डनेस, ये सब देखा जाता है, ठीक है। और जो 341 और 342 है इसके अंदर जो कहते हैं फाइनली जो प्रेसिडेंट है उनका एसेंट मिलना, प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और स्टार्ट कहाँ पर होता है, स्टेट या फिर जो यूटी होती है जहाँ पर ये ट्राइबल्स या कास्ट पाई जाती है वो ये प्रपोजल देती है सबसे पहले, ठीक है ना। ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मतलब ऑनलाइन ही, आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे बैठे आपका जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व हो जाएगा ऑनलाइन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या जैसे भी ऑनलाइन डिस्प्यूट होगा सॉल्व। तो इसके अंदर आजीविका ब्यूरो जो कि एक एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एग्जाम्पल दी गई कि उन्होंने 3000 जो वर्कर्स थे उनके वेजेस से लेकर जो डिस्प्यूट्स थे वो ऑनलाइन ही सॉल्व कर दिए। तो आपको आजीविका ब्यूरो जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। डोलो स्कैंडल, तो हमें याद होगा कि कोविड जब आया था तो एकदम से डोलो जो थी उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी, हर चीज को भूल गए थे। डोलो क्या होती है, इसके अंदर बेसिकली पैरासीटामोल होती है। तो कहा जा रहा है कि जो डोलो है ये कौन सी कंपनी बनाती है, माइक्रो लैब्स। तो माइक्रो लैब्स वालों ने जो डॉक्टर्स हैं उनको अराउंड ₹1000 करोड़ के फ्रीबीज दिए, मतलब फ्री के अंदर बहुत सारी चीजें दी कि भाई तुम हमारी जो मेडिसिन है वो अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करो। तो डोलो एकदम से बहुत ज्यादा फेमस हो गई, बट डोलो इसलिए फेमस हुई बिकॉज इनके ऊपर ये एलिगेशन है कि इन्होंने डॉक्टर्स को फ्री भी में ये सब कुछ दिया एंड देयरफॉर डॉक्टर्स ने इसको फेमस कर दिया, राइट। तो डोलो स्कैंडल के अंदर आपको याद रखना है कि माइक्रो लैब्स जो है ये मैन्युफैक्चर करते हैं इसको, और जो पैरासीटामोल है, डोलो क्या है, एक पैरासीटामोल ही है, ओके। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन एनलेम्बी जिसको बोलते हैं 2022 आई है, ये हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने ये रिलीज करी है, ठीक है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनलेम की फुल फॉर्म पता होना। तो एनलेम फॉर द फर्स्ट टाइम कब आई थी, 1996 के अंदर, मतलब इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट जो है 1996 में पहले आई, और उसके बाद ये रिवाइज हुई 2003 के अंदर, 11 के अंदर, 2015 के अंदर एंड फाइनली अब 2022 के अंदर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 384 ड्रग्स इसके अंदर है और 26 ड्रग्स जो है रिमूव करे गए और न्यू 34 ड्रग्स ऐड किए गए। ये भी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि +34 हुआ और -26 हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये जो है प्राइसेस ऑफ एसेंशियल मेडिसिन कौन रेगुलेट करता है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद 4 ड्रग्स इसमें ऐसे भी है जिनके ऊपर अभी पेटेंट है, मतलब जो राइट है वो उन कंपनीज का है जिन्होंने इनको बनाया है, ठीक है, बट ये भी ऐड कर दी गई है, तो ये अफोर्डेबल बना दी जाएंगी। ये कौन कौन सी डिजीज से डील करती है, ये ट्यूबरक्लोसिस से डील करती है, ठीक है ना, और ये कुछ जो है ये HIV से डील करती है, और हेपेटाइटिस C से भी जो मेडिसिन डील करती है उसको ऐड कर दिया गया है। इस लिस्ट में ऐड होने से क्या हो जाता है, उनको अफोर्डेबल बनाने की कोशिश करी जाती है इस लिस्ट में ऐड कर कर। फॉर इंक्लूजन इन एनलेम द ड्रग्स हैव टू बी यूजफुल इन ट्रीटिंग डिजीजेस व्हिच आर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया, दे हैव टू बी लाइसेंस। अब यहाँ पे जो मतलब जो सबसे ज्यादा डिजीज होती है उसको ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए ये मेडिसिन अफोर्डेबल बनाई जाती है, इतने सारे लोगों को है इसलिए अफोर्डेबल बनाना जरूरी हो जाता है। रिमूव वो करी जाती है जो बैन हो गई है या फिर जो इफेक्टिव नहीं है या फिर उनका कोई चीपर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है वो होती है। तो प्राइमरी पर्पस बेसिकली अफोर्डेबल बनाना है, विच आर क्या है, प्रमोट रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन कंसिडरिंग द 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, कॉस्ट, सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है। द एनलेम इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग नेशनल कमिटी ऑन मेडिसिन जो है वो कब बनाई गई थी, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने 2018 में बनाई थी। डिमोलिशन ऑफ रिजॉर्ट्स, तो डिमोलिशन ऑफ रिजॉर्ट्स हो रहा है केरला के अंदर। ये कौन से रिजॉर्ट्स है, कैपिको रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो कैपिको रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जो है ये नेदिया थुरुथु के अंदर आइलैंड में है, वेम्बार्नर्ड लेक केरला के अंदर है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि यहाँ पर नहीं बन सकता, बैकवाटर्स जो है अलापूजा जो बहुत फेमस है वहां पर ये बनाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको रिमूव करा जाएगा। जो मैनेजमेंट है रिजॉर्ट की यही सारा इंटायर कॉस्ट जो है बेयर करेगी इसकी डिमोलिशन का, मतलब इसको रिमूव कर दिया जाएगा आइलैंड से इस रिजॉर्ट को।
The government has released the draft in the Indian Telecommunication Act 2022 wherein it has proposed several significant changes. ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले तो टेलीकम्युनिकेशन के अंदर ये कह रहे हैं कि प्रोविजंस फॉर वेविंग ऑफ ड्यूज फॉर फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड ऑपरेटर्स, मतलब जो उनके ड्यूज हैं अगर वो नहीं पे ऑफ कर पा रहे हैं तो इनके पास पावर रहेगी गवर्नमेंट के पास कि उनको वेव ऑफ कर दे जाए, मतलब वो उनको पे नहीं करना पड़ेगा. ब्रिंगिंग ओवर द टॉप, मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, इवन व्हाट्सएप तक भी जो है ये टेलीकॉम सर्विसेज के विद इन आ जाएंगे, विद इन द एम्बिट ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज. मतलब इनको लाइसेंस लेना पड़ेगा टू ऑपरेट एंड प्रोविजंस फॉर मैसेज इंटरसेप्शन, मतलब इनको बताना पड़ेगा कि कौन किसको क्या मैसेज भेज रहा है इन केस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी. तो ये पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा और इसी का डिस्प्यूट है सबसे ज्यादा. ठीक है, जो एलेट एलएलएम वाले या जिनके भी एसए वाले क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से बन सकते हैं कि प्राइवेसी जो है वो खत्म हो जाएगी अगर किसी का भी मैसेज जो है वो उठाकर गवर्नमेंट पढ़ सकती है. तो बिल जो है वो किसको रिप्लेस करेगा, कौन कौन से लॉज को, इंडियन टेलीग्राफी एक्ट 1885, वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933, टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950. ठीक है, टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव है इस टाइम पर, ये भी आपको पता होना चाहिए. जो बिल है वो फ्रेमवर्क ईजी करता है, मतलब कंपनीज एक्ट अप्लाई हो जाएगा अगर कोई एक्वायर करना चाहता है टेलीकॉम की जो कंपनीज है उनको. ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है लॉ वालों के लिए. उसके बाद प्रोविजंस रिलेटेड टू आइडेंटिटी टू हेल्प प्रिवेंट साइबर फ्रॉड्स. ठीक है ना, आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस लेकर आ रहे हैं साइबर फ्रॉड्स को प्रिवेंट करने के लिए. ठीक है ना. नाउ आइडेंटिटी रिलेटेड टू दोज हु आर यूजिंग दीज टेलीकॉम सर्विसेज. ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा. अगेन प्राइवेसी पे क्वेश्चन आएगा. इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग, मतलब अगर कोई टेलीकॉम कंपनी है, ठीक है ना, वो किसी के पैसे पे ऑफ नहीं कर पा रही है या उसके पास मतलब वो लॉस में जा रही है एंड उसको पता है कि मैं आने वाले टाइम में बिल्कुल खत्म हो जाऊंगी, बैंकरप्ट भी हो सकती हूँ, तो उनके बारे में भी इन्होंने लॉज ये लेकर आ रहे हैं न्यू बिल के अंदर. प्ली टू रेज रिटायरमेंट एज ऑफ जजेस. तो ये कहा जा रहा है कि जो रिटायरमेंट एज है वो जजेस की बढ़ा देनी चाहिए. क्यों बढ़ा देनी चाहिए, वो कह रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस हैं वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं आ पाते, देयरफॉर कुछ मेजर चेंज नहीं लेकर आ सकते. ये एक बोला जा रहा है, तो ज्यादा टाइम के लिए वो आ पाएंगे तो वो ज्यादा चेंजेस लेकर आ पाएंगे. तो हाईकोर्ट की जो जजेस की अभी एज है रिटायरमेंट वो 62 है, वो कह रहे हैं वो 65 कर दो. एससी जजेस की जो एज है वो 65 है रिटायरमेंट की, उसको कह रहे हैं 67 कर दो. सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने फॉर्मर जज जस्टिस एल नागेश्वर राव को हेड बना दिया है अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की एंड टू प्रिपेयर अ रोड मैप टू इलेक्शंस. ये नोट कर लो, इम्पोर्टेंट. उसके बाद चाइना के जो फॉर्मर जस्टिस मिनिस्टर है जिनका नाम फ्यू जेंगुआ है, इनको ब्राइब लेने की मतलब पैसा लेने के चक्कर में इनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा जो है वो सुना दी गई है. ये इंपॉर्टेंट है. झारखंड डोमिसाइल पॉलिसी, तो ये बहुत ही अलग चीज है और देयरफॉर बहुत इंपॉर्टेंट है. डोमिसाइल मतलब कि जो लोग वहाँ के नेटिव हैं, जो लोग नेटिव भी नहीं कि वो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए डोमिसाइल के बेसिस पे कुछ स्पेशल उनको चीज़ें प्रोवाइड करी जाती हैं, कुछ स्पेशल पॉलिसी स्पेशल रिजर्वेशंस होती हैं डोमिसाइल के बेसिस पे. जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर अगर आप उस स्टेट को बिलोंग करते हो तो उनके लिए एक स्पेशल रिजर्वेशन की कैटेगरी भी होती है. तो डोमिसाइल मतलब अगर आप उस स्टेट के रेजिडेंट हो एंड उसके लिए कुछ क्राइटेरिया सेट करे होते हैं. तो यहाँ पे झारखंड ने जो क्राइटेरिया सेट करा है वो क्या है, हेमंत सोरेन जो है वो झारखंड के सीएम है, उन्होंने कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया द लॉन्ग पेंडिंग डिमांड ऑफ आदिवासी मूलवासी. तो आदिवासी मूलवासी जो है वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं झारखंड के. तो ये आप नोट करोगे नंबर 1. तो वो कह रहे हैं टू मेक 1932 एज अ कट ऑफ ईयर, मतलब जो लोग 1932 से वहां पे रह रहे हैं झारखंड के अंदर उनको आदिवासी मूलवासी बोला जाएगा और वो डोमिसाइल का जो भी उनको बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे. ये टाइटल क्या किया हुआ है, झारखंड डेफिनेशन ऑफ लोकल पर्सन एंड फॉर एक्सटेंडेड द कॉन्सिक्वेंशियल सोशल कल्चर एंड अदर बेनिफिट्स ऑफ सच लोकल पर्सन 2022. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द ड्राफ्ट बिल विल बी पास इन द नेक्स्ट, वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट असेंबली सेशन में ये पास हो जाएगा और 9th शेड्यूल के अंदर प्लेस करा जाएगा. सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेंगे 9th शेड्यूल में जो भी लॉ प्लेस हो जाता है वो कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं हो सकता है और ये फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू 9th शेड्यूल ऐड किया गया था. अब यहाँ पर 1932 मतलब ये जो कट ऑफ है ये क्यों रखा गया है, सबसे पहले ये कट ऑफ ईयर इसलिए रखा गया बिकॉज इस ईयर के अंदर कहा जाता है कि यहाँ पर सर्वे हुआ था, लैंड सर्वे हुआ था. ठीक है, एज पर द प्रपोज डोमिसाइल पॉलिसी पीपल हु हैव देयर नेम्स और देयर इंसेस्टर्स नेम इन द लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ 1932 और बिफोर विल बी कंसिडर्ड एज लोकल इनहेबिटेंट्स ऑफ झारखंड. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये कह रहे हैं और 1932 में इन्होंने डाटा इकट्ठा करा था. नंबर 1 ये कह रहे हैं वहां उस टाइम पे लैंड सर्वे हुआ था, प्लस वो कह रहे हैं कि तब तक
माइग्रेशन भी नहीं हुई थी। तो जो लोग तो जो तब यहाँ पर झारखंड में रहते हैं वो एक्चुअल इनहेबिटेंट्स है झारखंड के, और जिनका नाम नहीं है उन्होंने कह रहे बट दोज हु हैव लॉस्ट देयर लैंड रिकॉर्ड्स और हैव लैंड रिकॉर्ड्स व्हिच आर इलेजिबल और आर लैंडलेस पीपल, मतलब ऐसे लोग जिनके लैंड रिकॉर्ड्स गुम गए हैं या फिर जो लैंड रिकॉर्ड्स है उनमें कुछ पता नहीं चल रहा है, लेजिबल नहीं है, वो पढ़ा नहीं जा रहा है कि क्या है, या फिर जो लैंडलेस है जिनके पास लैंड ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे बोला हो कि नेम इन लैंड रिकॉर्ड्स, अगर किसी के पास लैंड नहीं है बट वो तब से रह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि फिर वो ग्राम सभा के पास जाकर अपना नाम जो है वो इंक्लूड करवा सकते हैं। ये दोनों पॉइंट्स ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशंस 2020। देखिए यहाँ पर क्या है कि स्टार रेटिंग सिस्टम लेकर आया जाएगा, मतलब पैकेट्स के ऊपर स्टार रेटिंग सिस्टम का मतलब अगर किसी के ऊपर आधा स्टार है या फिर 1 स्टार है, इसका मतलब है कि वो लीस्ट हेल्दी है, आधा स्टार वाला लीस्ट हेल्दी है, और जिसके 5 स्टार है मतलब वो बहुत ज्यादा हेल्दी है, उसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी है। तो ये कौन लेकर आ रहा है? FSSAI, जिसकी फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये अभी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन प्रपोजल है, इसको इन्होंने क्या बोला है? इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग सिस्टम। इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग सिस्टम को ये क्या बोल रहे हैं? ये जो स्टार सिस्टम है कि हाफ स्टार का मतलब लीस्ट हेल्दी और 5 स्टार का मतलब हेल्दीएस्ट। क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं कौन सा हेल्थ रेटिंग सिस्टम अडॉप्ट करें? स्टार रेटिंग सिस्टम। इसको इन्होंने इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग बोला। INR क्या है? इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, सैचुरेटेड फैट, टोटल शुगर, सोडियम। तो हेल्दी और अनहेल्दी कितना है उसके हिसाब से एक फॉर्मूला दिया जाएगा जिसके हिसाब से जो स्टार रेटिंग है वो करी जाए। दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट को बताया कि जो CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ड्यूरिंग प्रोटेस्ट हुई थी उसके अंदर क्लेम कमिश्नर बिठाए गए, मतलब जिन लोगों की प्रॉपर्टी डैमेज करी गई थी उनको कॉम्पनसेशन दी जाएगी उसके लिए। तो क्लेम कमिश्नर दिल्ली हाई कोर्ट ने किसको अपॉइंट किया था? जस्टिस सुनील गौर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने प्रपोजल रखा है कि जो अनोनिमस, मतलब बिना जिसका कोई भी आइडेंटिटी बिना दिखाए जो डोनेशन दिए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, अभी ₹20,000 तक की कोई भी डोनेशन देकर जाता है तो उसके बारे में नहीं पूछा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि इसको आप कम करके ₹2,000 कर दीजिए। ठीक है, अभी कितना 20,000 और कितना बोल रहे हैं 2,000। और वो कह रहे हैं कि जो कैश डोनेशन है उसको कम से कम करने की कोशिश करिए, या तो उसको 20% पे रख दीजिए या फिर ₹20 करोड़ से ज्यादा कैश डोनेशन कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो ना ले पाए। तो अभी कितना ले सकते हैं अनोनिमस एक पर्सन, मतलब अपना बिना नाम पता कुछ भी बताए कितना डोनेट कर सकता है एक पॉलिटिकल पार्टी को? 20,000। ठीक है ना। और वो क्या कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले कि इसको 2,000 कर देना चाहिए। मिस ट्रीटमेंट ऑफ अ टेम्पल एलिफेंट नेम जॉयमाला। तो बेसिकली जॉयमाला जो है ये डिस्प्यूट चल रहा है इनका बिटवीन तमिलनाडु एंड असम। तो जॉयवाला हु वाज लीज्ड बाय असम टू तमिलनाडु इज इन न्यूज आफ्टर एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन अलेज दैट द एलिफेंट वाज मिसट्रीटेड। तो बेसिकली जो एनिमल्स जो कैप्टिव होते हैं, मतलब एनिमल्स जो होने चाहिए वो फ्री होने चाहिए ना, और एलिफेंट जो कैप्टिविटी में रखे जाते हैं उनके ओनरशिप सर्टिफिकेट्स होना मैंडेटरी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का लॉ है। बट पाया क्या है कि मोस्टली नहीं होते इनके पास ओनरशिप सर्टिफिकेट्स। और जॉयमाला के बारे में पता होना चाहिए डिस्प्यूट किसके बीच में चल रहा है? तमिलनाडु एंड असम। किसने लीज पे दिया हुआ है? असम ने तमिलनाडु को दिया हुआ। The Central Drugs Standard Control Organization is not able to effectively regulate the medical devices industry. The department-related Parliamentary Standing Committee on Health, headed by Rajya Sabha member Ram Gopal Yadav, वही जो कोविड वाली जिन्होंने रिपोर्ट लिखी उन्होंने ये लिखी है। कौन सी रिपोर्ट है? मेडिकल डिवाइसेस रेगुलेशंस एंड कंट्रोल। जो मेडिकल डिवाइसेस बनती है जैसे बीपी चेक करना है, कोई भी और भी बहुत बड़ी बड़ी जो वेंटिलेटर्स और ये सब डिवाइसेस हैं, वो कह रहे हैं कि इनके लिए अलग से रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। बिकॉज जो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है वो मेडिसिन के लिए, और वो मेडिसिन को देखे या मेडिकल डिवाइसेस को देखे, इसलिए इनके लिए एक तो मेडिकल डिवाइसेस के लिए अलग लॉ और एक अलग रेगुलेटरी बॉडी आपको लेकर आनी चाहिए। ये इन्होंने रेकमेंड किया। किसके अंदर? कौन सी रिपोर्ट में? ये वाली रिपोर्ट के अंदर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। हेल्पलाइन नंबर जो 1098 है, ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर था, इसको मर्ज कर दिया गया है 112 के साथ, जो कि नेशनल इमरजेंसी नंबर है, इंटीग्रेट कर दिया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। इंटरनल डेमोक्रेसी क्या है? इंटरनल डेमोक्रेसी, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो रही है कि जो इनके प्रेसिडेंट बनते हैं क्या इनके भी इलेक्शन होने चाहिए या फिर जो भी जैसा भी चल रहा है वो चलते रहना चाहिए। तो रिसेंटली क्या हुआ,
आंध्र प्रदेश के अंदर जो ये पार्टी है युवजना श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी, YSRCP भी जिसको बोला जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए। इन्होंने अपना परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया। उन्होंने जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है YS जगनमोहन रेड्डी, उनको लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बना दिया। ये आपको नोट करना है सारा का सारा, ठीक है ना। परमानेंट प्रेसिडेंट, लाइफ टाइम प्रेसिडेंट उनको बना दिया। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये बिल्कुल ही गलत है, बिकॉज ये एंटी डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि वो कोई पार्टी, कोई या फिर वो कंट्री, वो जगह, डेमोक्रेसी क्या बोला जाता है, जहाँ पे जो हेड है उसको लोगों ने चूज किया होता है कि हाँ ठीक है ये गवर्नमेंट चलाएगा, हाँ ठीक है ये पार्टी चलाएगा, उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। तो क्या कोई रूल है कि इंटरनल इलेक्शंस होना पॉलिटिकल पार्टी में कंपलसरी है? ऐसा कोई लॉ नहीं है। बट अभी तक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो सेक्शन 298A द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के थ्रू ये इनको जो है पॉलिटिकल पार्टीज को हैंडल करती आ रही है। 29A जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी से डील करता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद शुड द इलेक्शन कमीशन इंसिस्ट ऑन इनर पार्टी इलेक्शंस, ये मैंने ऐड किया। जितने भी ऐसे वाले बच्चे हैं उनको ये नोट कर लेना है, इसके ऊपर ऐसे आ सकता है, ठीक है ना। और यहीं पे बात हो रही है कांग्रेस की, जो कि इंडिया की सबसे पुरानी पार्टी है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि 1998 से सोनिया गांधी ही जो है वो प्रेसिडेंट है। सिर्फ 2 ईयर्स के लिए, 2 ईयर टर्म के लिए राहुल गांधी प्रेसिडेंट बने थे। तो क्या ये सही है या गलत है? महासा एमिनी, ईरान का ये सिचुएशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो महासा अमीनी नाम की एक जो लड़की, वो बाहर निकली अपने घर से या जहाँ पे भी पब्लिक स्पेस के अंदर, उसने जो हिजाब था जो या फिर उसका हेड कवर था वो उसने अच्छे से नहीं डाला हुआ था। ईरान में ये सिचुएशन हुई है। वहां पर मोरालिटी पुलिस है। कौन सी पुलिस? नाम याद रखना है, कंट्री का नाम याद रखना है। कौन सी पुलिस है? मोरालिटी पुलिस। मोरालिटी पुलिस ने उसको अंदर कर दिया क्योंकि वहां पर हिजाब डालना कंपलसरी है। मोरालिटी पुलिस ने उसके साथ पता नहीं क्या क्या, लोग कह रहे हैं उसको मारा, वो कोमा में चली गया एंड इवेंचुअली शी डाइड। अब पूरे ही वर्ल्ड के अंदर, ईरान में तो प्रोटेस्ट चली रही है पर पूरा वर्ल्ड ये सपोर्ट कर रहा है। तो वहां पर कब हुआ हिजाब जो कंपलसरी, मैंडेटरी? तो 1978 के अंदर वहां के जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अयतोल्ला रूहोल्ला खोमेनी जो है, उन्होंने हिजाब मैंडेटरी कर दिया क्योंकि उनको ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बनाना था, ठीक है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया था 1936 में, जब ईरान को सेकुलर स्टेट बनाना चाहते थे, मतलब स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा, और जो हिजाब था वो बैन कर दिया गया था। किसने किया था? रेजा शाह पहलवी ने ये बैन कर दिया था। तो ये सारा पॉइंटर्स जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे तेलंगाना गवर्नमेंट कह रही है कि हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स को 10% रिजर्वेशन देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करे ना करे, बिकॉज 7 ईयर्स हो गए इनको रेजोल्यूशन मूव करे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी 6% रिजर्वेशन तेलंगाना में एसटीज को प्रोवाइड करी जाती है, अब 10% हो जाएगी। अगर वो ये रिजर्वेशन प्रोवाइड करते तो 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन हो जाएगी स्टेट में। तो वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है। प्लस वो कह रहे हैं कि गिरिजना बंधु नाम की एक स्कीम इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे दलित बंधु स्कीम इम्प्लीमेंट करी थी उन्होंने। इसमें क्या करेंगे? ₹10 लाख ईच देंगे उन शेड्यूल्ड ट्राइब फैमिलीज को जिनके पास लैंड होल्डिंग नहीं है या फिर कोई भी लाइवलीहुड एक्टिविटी नहीं है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना। एंड अगर आप चाहते हो कि पार्ट 2 एंड 3 बहुत ही जल्दी आए तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो। आपके कॉमेंट्स जो हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं जल्दी से वीडियोज़ बनाऊँ। एंड अगर आप पिछली जनवरी से लेकर के मई तक की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो कॉमेंट डाउन बिलो। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय एंड टेक केयर।